जय हिंद एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी, इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। तो स्वागत है आपका सीबीएसई योद्धा में। बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। लैंड यानी कि जमीन पर आपको बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। कहीं पर रिवर्स, ट्रीज, रोड्स, बिल्डिंग्स, ईटीसी। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीजें नजर आएंगी। डिफरेंट लैंड सूट्स डिफरेंट यूजेज। आप अलग अलग तरीके की जमीन को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। ह्यूमंस लैंड को प्रोडक्शन के लिए यानी कि हार्वेस्टिंग, एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं। रेजिडेंस के लिए यूज करते हैं यानी कि रहने के लिए, और रिक्रिएशन के लिए यूज करते हैं। अब इसी बेसिस पे इंडिया में हम लैंड को किन किन तरीकों से यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से हमने कुछ कैटेगरीज बना रखी हैं। ठीक है। अभी जो कैटेगरीज हैं ये कौन मेंटेन कर रहा है, इसका रिकॉर्ड कौन मेंटेन कर रहा है, यहाँ पे देखो। लैंड यूज रिकॉर्ड्स आर मेंटेन बाय द लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। लोकल लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि लैंड को यानी कि जमीन को हम किस किस तरीके से यूज कर रहे हैं। अब ये जो रिपोर्ट है ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, क्योंकि कभी हम लैंड पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कभी हम उस पर चाय बगीचे उगा रहे हैं, कभी हम उस पर सेटलमेंट्स लगा दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना दे रहे हैं, ईटीसी। तो ये जो रिकॉर्ड है ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ऑन द अदर हैंड जो सर्वे ऑफ इंडिया है ये ज्योग्राफिकल एरिया को रिकॉर्ड करता है, यानी कि जो फिजिकल एरिया है उसे रिकॉर्ड करता है। और हम सबको पता है कि फिजिकल एरिया कभी भी चेंज नहीं होगा, जितनी जमीन है जमीन उतनी रहेगी। हालांकि उसे यूज करने का तरीका टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, जो कि लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट मेंटेन करता है जिस रिकॉर्ड को। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स वही कह रहा है। अब इस तरीके से हमारे पास इंडिया में कितनी लैंड यूज कैटेगरीज हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से इंडिया में कितनी लैंड यूज कैटेगरीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आता है फॉरेस्ट। सबसे पहले पॉइंट में इसने हमें एक चीज बताई कि एक्चुअल फॉरेस्ट कवर और एरिया क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देखो आप, ये है एक्चुअल फॉरेस्ट कवर। ये क्या है? एक्चुअल फॉरेस्ट कवर। यहाँ पे असल में आपको फॉरेस्ट नजर आ रहा है, लेकिन ये जो पटवारी है या जो लोकल ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर से, ये कह देंगे कि भाई यहाँ तक जंगल की जमीन है। इसे हम कहेंगे एरिया क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट। यहाँ पे एक्चुअल में फॉरेस्ट है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिकॉर्ड्स में हमने कह दिया कि भाई यहाँ तक ये जो जमीन है ये जंगल की जमीन है। तो ये हो गया एरिया क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट। तो यहाँ पे यही पॉइंट कह रहा है, एक्चुअल फॉरेस्ट कवर अलग होता है एरिया क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट से। ठीक है। एरिया क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट द एरिया द गवर्नमेंट मार्क्स फॉर द फॉरेस्ट। गवर्नमेंट ने बस इसे फॉरेस्ट के लिए मार्क कर दिया। अब यहाँ पे जंगल है या नहीं वो अलग चीज है। लैंड रिकॉर्ड्स फॉलो दिस क्लासिफाइड एरिया नॉट एक्चुअल ट्री कवर। अब रिकॉर्ड्स में जब भी हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट के बारे में तो ये क्लासिफाइड एरिया होता है, एक्चुअल ट्री कवर ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। और इसी वजह से इस कैटेगरी में हमें अगर कभी इंक्रीज देखने को मिलेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल फॉरेस्ट भी बढ़ा होगा, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ मार्क्ड एरिया बढ़ा हो। ठीक है। सेकंड हमारे पास कैटेगरी आ जाती है बैरन एंड वेस्टलैंड। वो लैंड्स, वो जमीन जो वेस्ट पड़ी हुई है, जैसे कि बैरन हिल्स, डेजर्ट, रिवाइंस। अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसे हम इस लैंड को, इस वेस्टलैंड को यूज करने के लिए काम में ला सके। ठीक है। थर्ड हमारे पास कैटेगरी आ जाएगी लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। एग्रीकल्चर के अलावा आप लैंड को कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, जमीन को किस तरीके से यूज करते हैं? तो सेटलमेंट्स के लिए, रोड्स के लिए, कैनाल्स, इंडस्ट्री, शॉप्स, ईटीसी। ये कह रहा है कि जब इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर ग्रो करता है तो ये वाली कैटेगरी भी इंक्रीज होगी, है ना। यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल कामों के लिए हम लैंड को यूज करेंगे। फोर्थ है हमारे पास एरिया अंडर परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। ऐसा लैंड जहां पर जानवर चर रहे होते हैं। गांव के आसपास ऐसा एरिया, ऐसा एक घास का मैदान होता है जहां पे लोकल गांव के जानवर चर रहे होते हैं, ये होता है परमानेंट पास्चर या ग्रेजिंग लैंड। ठीक है। अब इसे ओन कौन करता है? विलेज पंचायत के कंट्रोल में रहता है ये। हालांकि इसका कुछ हिस्सा प्राइवेटली ओन्ड भी हो सकता है, प्राइवेट लोगों के हाथ में हो सकता है। फिफ्थ कैटेगरी हमारे पास है एरिया अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स। ठीक है, बाग बगीचों के लिए जो एरिया यूज हो रहा है उसे हम डाल रहे हैं इस वाली कैटेगरी में। लैंड विद ऑर्किड्स, फ्रूट ट्रीज फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। और ये जो लैंड है ये ज्यादातर किसके हिस्से में होता है? ये प्राइवेटली ओन्ड होता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है ज्यादातर, ये किसके हाथ में? प्राइवेट लोगों के हाथ में है। लेकिन ये नेट सोन एरिया में नहीं होता, ये आपको याद रखना है। नेट सोन एरिया अलग हो गया और ये बाग बगीचे अलग हो गए। सिक्स्थ हमारे पास आ जाएगा कल्चरेबल वेस्टलैंड। ऐसा लैंड जो आपने 5 साल से ज्यादा के लिए खाली छोड़ रखा है, उस पे आप कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं। हालांकि आप इसे फार्मिंग के लिए दोबारा फिट बना सकते हैं, उस पे कुछ रिक्लेमेशन प्रैक्टिसेस करके, यानी कि फिर से उसे पानी, वो सारी चीजें प्रोवाइड करके, जिससे वो फिर से फर्टाइल हो जाए।
7th कैटेगरी हमारे पास आ जाएगी करंट फैलो, जो आपने करंटली फैलो छोड़ा हुआ है, करंटली खाली छोड़ा हुआ है 1 साल या उससे कम के लिए, ठीक है? और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसे 1 साल के लिए या उससे कम के लिए खाली क्यों छोड़ रहे हैं? जिससे ये फिर से इसकी फर्टिलिटी नेचुरली रीगेन हो जाए, ठीक है? फिर से फर्टाइल हो जाए ये। 8th कैटेगरी हमारे पास आ जाएगी फेलो अदर देन करंट फेलो, ठीक है? करंट फेलो तो ये हो गया, इसके अलावा भी हमारे पास होता है 1 साल और 5 साल के बीच में अगर आपने कोई ज़मीन खाली छोड़ी हुई है, अनकल्टिवेटेड छोड़ी हुई है, तो वो इस कैटेगरी में आएगी, फेलो अदर देन करंट फेलो। तो 1 साल और 5 साल के बीच में ये वाली कैटेगरी है, 1 साल से कम के लिए ये वाली कैटेगरी है और 5 साल से ज़्यादा के लिए ये वाली कैटेगरी है। आपको याद रखना है, बहुत आसान तरीका है याद रखने का ये। नेट एरिया सोन वो होता है जहाँ पे आप एक्चुअली हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, जहाँ पर आप एक्चुअली एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? नेट एरिया सोन, द एरिया ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड, जहाँ पे एक्चुअली क्रॉप्स को आप बो रहे हैं और काट रहे हैं, ठीक है? फसल बोई जा रही है और काटी जा रही है, वो है नेट एरिया सोन, ठीक है? अब ये कह रहा है कि लास्ट कुछ टाइम में इकोनॉमिक चेंजेस के साथ साथ लैंड यूज पैटर्न भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है? देखो पहले ये वाला लाइन पढ़ते हैं, लैंड यूज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जिस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी उसी तरीके से हम लैंड को यूज करेंगे। जैसे अगर ज्यादातर हम अगर प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है तो एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा यूज होगा लैंड, अगर इंडस्ट्री पे ज्यादा डिपेंडेंट है तो इंडस्ट्रीज के लिए यूज होगा या फिर सर्विस सेक्टर के लिए यूज होगा, ठीक है? तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं और उसके हिसाब से ही जो लैंड एरिया है वैसे तो फिक्स्ड होता है, लेकिन इसे यूज करने का तरीका चेंज होता रहता है। तो कौन-कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जिनके हिसाब से लैंड यूज़ पैटर्न चेंज होता है? तो सबसे पहले है साइज़ ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का साइज़ कितना है? देखो, जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी और वैसे ही वो नई-नई चीज़ों की डिमांड करेंगे, नए गुड्स और नई सर्विसेज़ की डिमांड बढ़ती जाएगी। अब इससे क्या होगा? गुड्स और सर्विसेज़ के प्रोडक्शन के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? लैंड की ज़रूरत पड़ती है और इससे लैंड पर प्रेशर बढ़ेगा। दूसरी चीज़ है द कॉम्पोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। अब किसी कंट्री की इकोनॉमी है कैसी? वो एग्रीकल्चर वाली है, इंडस्ट्रीज़ वाली है या सर्विस सेक्टर वाली है? देखो क्या कह रहा है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर ग्रोज फास्टर देन एग्रीकल्चर। ये दोनों सेक्टर यानी कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर एग्रीकल्चर से ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। दिस लीड्स टू अ शिफ्ट ऑफ लैंड फ्रॉम फार्मिंग टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज। और इस वजह से क्या होता है, लोग फार्मिंग से शिफ्ट हो जाते हैं नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज पे, यानी कि इंडस्ट्रीज के लिए यूज करेंगे लैंड को और सर्विस सेक्टर के लिए यूज करेंगे। थर्ड हमारे पास कैटेगरी आती है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज डिक्लाइन बट नॉट प्रेशर ऑन लैंड। थर्ड पॉइंट इसने बताया कि हालांकि लोग एग्रीकल्चर को धीरे धीरे करके छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन लैंड पर प्रेशर कम नहीं हो रहा, लैंड पर प्रेशर अभी भी उतना ही है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है। देखो क्या कह रहा है, इन डेवलपिंग कंट्रीज पीपल लीव एग्रीकल्चर स्लोली। धीरे धीरे करके लोग एग्रीकल्चर को छोड़ देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, लेकिन द नंबर ऑफ पीपल दैट द एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज टू फीड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है अब इस पे प्रेशर भी बढ़ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फीड करने के लिए, उन्हें खिलाने के लिए, उनके फूड प्रोडक्शन करने के लिए उनके लिए। तो लास्ट कुछ सालों में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं लैंड यूज़ कैटेगरीज़ में, वो क्या है? फॉरेस्ट कैटेगरी में इंक्रीज़ देखने को मिला। अब यहाँ से फिर से वही पॉइंट याद रखो कि ज़रूरी नहीं है कि ये एक्चुअल फॉरेस्ट है, कि कौन-सा हो सकता है, वो जो मार्क्ड एरिया है, जो क्लासिफाइड एरिया है, वो हो सकता है। ठीक है? इस कैटेगरी में इंक्रीज़ देखने को मिला है, यहाँ पे डिक्रीज़, यहाँ पे इंक्रीज़, यहाँ पे डिक्रीज़, यहाँ पे भी डिक्रीज़ देखने को मिला है, यहाँ पे भी डिक्रीज़। करंट फैलो लैंड्स में हल्का-सा इंक्रीज़ देखने को मिला है और नेट एरिया ज़ोन में भी हमें थोड़ा-सा स्लाइट इंक्रीज़ देखने को मिला है। आपको ये याद रखना है कि ये जो परसेंटेजेज़ हैं, ये किस चीज़ पे बेस्ड हमने लिख रखी हैं? रिपोर्टिंग एरिया पे। और रिपोर्टिंग एरिया कौन तैयार करता है? लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट तैयार करता है, अभी हम बता रहे थे। अब इसी डेकेड में, इसी एरा में सॉरी, इसी टाइम पे हमें कुछ कैटेगरीज़ में इंक्रीज़ देखने को मिलता है, जो अभी हम यहाँ पे पीछे बात कर रहे थे। देखो कुछ कैटेगरीज़ में हमें यहाँ पे इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो इस वाली कैटेगरी में, इस वाली कैटेगरी में, यहाँ पे इंक्रीज़ देखने को मिलता है, यहाँ पे इंक्रीज़ देखने को मिलता है और यहाँ पे। तो यही हम आगे बात कर रहे हैं कि कुछ कैटेगरीज में हमें इंक्रीज देखने को मिला है। सबसे पहली कैटेगरी है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। एग्रीकल्चर को छोड़ के हम क्या कर रहे हैं, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए लैंड को यूज कर रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रीज, सर्विस, ईटीसी। और इसका एक और कारण भी है कि अर्बन और रूरल सेटलमेंट्स अब बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सेटलमेंट्स भी बढ़ती जा रही हैं, इसलिए अब हम खेती को छोड़ के वहाँ पे घर बना रहे हैं।
सेकंड कैटेगरी जिसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला है एरिया अंडर फॉरेस्ट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है, जो अभी हम बात भी कर रहे थे, कि एक्चुअल फॉरेस्ट कवर बढ़ा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि ये जो डीमार्केटेड एरिया है, यानी कि जिसे गवर्नमेंट ने मार्क कर दिया है फॉरेस्ट के लिए, ये हो सकता है सिर्फ वहीं पे इंक्रीज देखने को मिला है। एक्चुअल में ऐसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। राइज इन करंट फैलो लैंड्स में भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन सिर्फ 2 पॉइंट ऑफ टाइम्स के बीच में हम इसे अच्छे से जज नहीं कर सकते, तो इस वाले पॉइंट को आप छोड़ भी सकते हो, इसे छोड़ दो फिलहाल के लिए। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, बस ये याद रखना है। Net area sown increased recently because cultivable wasteland was brought under farming. नेट एरिया सोन भी इंक्रीज हुआ है। जिस एरिया पे आप खेती कर रहे हैं वहां पे भी इंक्रीज देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि पहले जो वेस्टलैंड पड़े हुए थे, कल्चरेबल वेस्टलैंड पड़े हुए थे, यानी कि जो 5 साल से ज्यादा के लिए खाली छोड़े हुए थे, अब हम उस पे भी खेती कर रहे हैं। अर्लियर इट वाज डिक्लाइनिंग मेनली बिकॉज मोर लैंड शिफ्टेड टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज। पहले जो है नेट एरिया सोन डिक्रीज हो रहा था, क्योंकि हम उसे एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे कामों में लगा रहे थे। लेकिन अब हमने उसकी भरपाई कहाँ से कर दी? कल्चरेबल वेस्टलैंड को यूज करके हमने उसे नेट एरिया सोन में डाल दिया। अब वहां से वो पूरा हो गया। ठीक है। फिफ्थ हमारे पास कैटेगरी है पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स। ठीक है, ग्रेजिंग लैंड्स जहाँ पे लोग अपने जानवरों को चराते हैं, उन एरियाज में भी हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। कुछ कैटेगरीज में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, जैसे कि बैरन एंड वेस्टलैंड, यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलता है, डिक्लाइन देखने को मिलता है। कल्चरेबल वेस्टलैंड, एरिया अंडर ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, फैलो लैंड्स, इन सारी कैटेगरीज में हमें डिक्लाइन देखने को मिला। और इसका रीजन क्या है? इंक्रीज डिमांड फॉर लैंड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है, अब लैंड की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, तो अब हम वेस्ट लैंड को भी यूज कर रहे हैं, फैलो लैंड्स को भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में अब हमें ज्यादा लैंड की जरूरत है और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए भी ज्यादा लैंड की जरूरत है। इसलिए हमने वेस्ट लैंड्स को भी यूज कर लिया और कल्चरेबल वेस्ट लैंड को भी यूज कर लिया। ठीक है। आगे कह रहा है लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स है डिक्रीज बिकॉज मोर लैंड इज बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। अब ये लोग ट्री क्रॉप्स यानी कि बाग बगीचों को छोड़ के ज्यादा लैंड कहाँ के लिए यूज कर रहे हैं? एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। ये 3 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स में आपको देखने को मिल सकता है। तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स देखो, लैंड दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइवेटली ओन्ड और एक होता है गवर्नमेंट ओन्ड। तो ये जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। यहाँ से लोगों को, अच्छा ये होता क्या है, अगर आपके गांव में, अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो आपके आसपास कोई खाली मैदान पड़ा होगा जहाँ पे लोग शाम को गेम भी खेलते हैं, वहाँ पे लोगों के जानवर भी चढ़ने आते हैं, आपने ऐसा देखा होगा। तो वही है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इसे लोग भी यूज करते हैं, लोकल कम्युनिटी भी इसे यूज करती है। वहां से वो चारा कलेक्ट करते हैं अपने जानवरों के लिए, फॉडर कलेक्ट करते हैं, फ्यूल यानी कि सूखी लकड़ियां उठाते हैं, और माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे फ्रूट्स, नट्स, ईटीसी, ये भी अगर वहां पे मिल जाए तो वो भी वो तोड़ के ला सकते हैं वहां से। ठीक है, वो सबकी प्रॉपर्टी है, किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है। सीपीआर सपोर्ट्स लैंडलेस एंड मार्जिनल फार्मर्स। ऐसे फार्मर्स जिनके पास जमीन नहीं है या बहुत हल्की सी जमीन है और उनके पास जानवर है, तो क्या करेंगे? अपने जानवरों को चरने के लिए इस एरिया में, इस घास के मैदान में छोड़ देंगे। तो इस तरीके से सीपीआर लैंडलेस और मार्जिनल फार्मर्स को सपोर्ट करता है। ये वुमेन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वुमेन्स यहाँ से फ्यूल एंड फॉडर कलेक्ट करके ले जाती हैं, लकड़ियाँ कलेक्ट करके ले जाती हैं अपने घर, और अपने जानवरों के लिए चारा काट करके लेके जाती हैं। ठीक है। सीपीआर्स आर नेचुरल रिसोर्सेज दैट द होल कम्युनिटी कैन यूज। पूरी कम्युनिटी से यूज करती है और कोई इंडिविजुअल ओनरशिप यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। ये किसी एक आदमी की जमीन नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी की जमीन है, क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे आपके गांव के आसपास कोई फॉरेस्ट होगा जिसे लोग यूज करते हैं इन सारे कामों के लिए, कोई पास्चर लैंड, कोई बड़ा सा घास का मैदान होगा, विलेज वाटर बॉडीज, आपके गांव के आसपास कोई नदी होगी, कोई रिवर होगी। ये सारे के सारे किस चीज के एग्जाम्पल हैं? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स के एग्जाम्पल है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको याद रखना है, 3 या 5 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। आगे ये कह रहा है कि लैंड रिसोर्सेज, ये जो जमीन जिसकी हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, ये उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है, उन लोगों के लिए ज्यादा क्रूशल है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर में नहीं है, जो टर्शरी सेक्टर में नहीं है, जो आज की डेट में भी खेती कर रहे हैं, तो उनका जो लाइफ है, उनकी जो लाइवलीहुड है, वो अभी भी किस पे डिपेंडेंट रहती है? लैंड रिसोर्स पर डिपेंडेंट रहती है। देखो क्या कह रहा है, एग्रीकल्चर डिपेंड्स मेनली ऑन लैंड। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड पे ही डिपेंड करती है, इतना इंडस्ट्रीज लैंड पे डिपेंड नहीं करती, सर्विसेज लैंड पर डिपेंड नहीं करती। सो लैंड कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टू एग्रीकल्चर देन टू अदर सेक्टर्स। लैंड का कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। लैंड एक्सेस, लेस एक्सेस टू लैंड, हायर पॉवर्टी इन रूरल एरियाज। ठीक है,
जितनी ज़मीन कम होती जाएगी, जितना लैंड कम होता जाएगा, उतनी ही रूरल एरियाज़ में पॉवर्टी बढ़ती जाएगी। आगे कह रहा है क्वालिटी ऑफ लैंड हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। लैंड जितना ज़्यादा फर्टाइल होगा, उतने ही ज़्यादा एग्रीकल्चर अच्छा होगा, उतनी ही ज़्यादा पैदावार अच्छी होगी। लेकिन दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ या टर्शियरी एक्टिविटीज़, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है क्वालिटी ऑफ लैंड से। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर के लिए लैंड को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको अच्छी क्वालिटी यानी कि फर्टाइल लैंड चाहिए होता है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है, इन रूरल एरियाज़ लैंड हैज़ सोशल वैल्यू बियॉन्ड फार्मिंग, इट ऑल्सो रेजेस सोशल स्टेटस। रूरल एरियाज़ में आज भी क्या चलता है कि लोगों के पास जितनी ज़्यादा ज़मीन है, सोसाइटी में उसकी इज़्ज़त उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है? दूसरी चीज़ कह रहा है कि लैंड ओनरशिप प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर क्रेडिट, इमरजेंसीज़ एंड रिस्क। ठीक है? हम सबको पता है कि ज़मीन के रेट डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये कि जो जिसके पास ज़मीन है, उसके पास कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रहती है ना? वो लोन ले सकता है, उस पे इमरजेंसीज़ में उसे बेच के यूज़ कर सकता है, या कभी रिस्क आ जाए तो उसे बेच के यूज़ कर सकता है। तो सिक्योरिटी रहती है इनके पास। आगे एक पॉइंट हमें दिया है, टोटल कल्टीवेबल लैंड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, कल्टीवेबल कह रहा है यानी कि ऐसा एरिया जिस पर खेती की जा सकती है, जो कि फर्टाइल लैंड है। इस पे खेती नहीं की जा रही है, लेकिन खेती की जा सकती है। उस टोटल कल्टीवेबल लैंड को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहले इसमें आ जाएगा नेट सोन एरिया, ऐसा एरिया जिस पर खेती की जा रही है। ऑल फैलो लैंड, जितना भी लैंड खाली पड़ा हुआ है, और कल्चरेबल वेस्टलैंड। इन तीनों कैटेगरीज को अगर आप ऐड कर दोगे, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल कल्टीवेबल लैंड। ठीक है? ये रही वो सारी की सारी कैटेगरीज। इन्हें अगर आप ऐड करोगे, तो टोटल कल्टीवेबल लैंड 1950 और 51 में कितना आ रहा था हमारे पास? 59.5, और 2019-20 में घट के हो गया 57.7। ठीक है? तो कल्टीवेबल लैंड घटा है, डिक्रीज हुआ, ये आपको याद रखना है। आगे एक पॉइंट हमें कह रहा है कि ऊपर जो अभी हमने टेबल देखा, उसके हिसाब से हमें एक चीज़ पता चल गई। देखो क्या है? वो कह रहा है कि कल्टीवेशन के लिए जो लैंड है, वो कम होता जा रहा है। ऐसा लैंड जिस पे हम खेती कर सकते हैं, वो कम होता जा रहा है। ठीक है? पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अच्छा, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि अब नेट सोन एरिया यानी कि खेती करने के लिए हमारे पास और लैंड नहीं है। तो इस वजह से हमें क्या करने की ज़रूरत है? पहले से जो हमारे पास जो ज़मीन बची हुई है, जो पहले से हमारे पास लैंड है, उसे बचाने की ज़रूरत है, उसे फिर से फर्टाइल करने की ज़रूरत है। और इसके लिए हमें 2 तरह की टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पहली टेक्नोलॉजी है, जिससे हम क्रॉप यील्ड को पर यूनिट एरिया में इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है? पर यूनिट एरिया में पैदावार बढ़ सके, पहली टेक्नोलॉजी हमें ऐसी चाहिए। ठीक है? इसका मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ग्रोइंग मोर क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। ठीक है? सेम पीस ऑफ लैंड पर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगा सकें। और दूसरी टेक्नोलॉजी हमें चाहिए ऐसी, दैट इंक्रीज टोटल ईयरली आउटपुट बाय रेजिंग लैंड यूज। ठीक है? लैंड यूज को बढ़ा करके हम टोटल ईयरली आउटपुट को भी बढ़ा देंगे। ठीक है? लैंड यूज, अब हम लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारा ईयरली आउटपुट यानी कि जो साल की हमारी जो पैदावार है, वो भी बढ़ जाती है। देखो यहाँ पे सिंपल टर्म्स में भी लिखा है, ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर। एक साल में आप एक से ज़्यादा क्रॉप्स को उगा सकें। ठीक है? थर्ड पॉइंट देखो क्या कह रहा है, हायर क्रॉपिंग इंटेंसिटी बूस्ट प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। जितनी क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ेगी, यानी कि जितनी ज़्यादा हम फसलें उगाएंगे, जितनी ज़्यादा पैदावार बढ़ेगी, ठीक है, इससे एक तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और दूसरा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ठीक? और ये वाला पॉइंट देखो, ये ध्यान से समझो, आपको एमसीक्यूज में देखने को मिल सकता है। अब आप क्रॉपिंग इंटेंसिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? ठीक है? उससे पहले आपको ये वाले पॉइंट्स जान लेने हैं। नेट सोन एरिया क्या होता है? हाउ मच लैंड इज यूज्ड वंस फॉर फार्मिंग। ठीक है? एक्चुअल में आपके पास लैंड कितना है, फिजिकल एरिया कितना है, ये होता है नेट सोन एरिया। ठीक है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? आपने इसी लैंड पर, इसी पार्ट पर, इसी जमीन के टुकड़े पर कितनी बार खेती की है? सपोज साल में 3 बार करी है। ठीक है? साल में 3 बार करी है। तो ये आ जाएगा हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। एक्चुअल लैंड ये है, तो ये नेट सोन एरिया हो गया। साल में 3 बार हमने इस पे अलग-अलग तरीके से खेती करी, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है? और क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है? इट टेल्स हाउ मेनी टाइम्स द सेम लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इन अ ईयर। साल में कितनी बार आपने एक ही पार्ट ऑफ लैंड को, ठीक है, यूज़ किया है। ठीक है? तो इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं?
ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया इंटू 100, इससे हमारी आ जाएगी क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ठीक है बेटा, तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है एक बार, तो आपको बहुत आसान तरीके से समझ समझ आ जाएगा कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है। अब इंडिया में हमारे पास क्रॉपिंग सीजन्स भी होते हैं कुछ। सबसे पहले आता है खरीफ सीजन, जो कि साउथ वेस्ट मानसून के साथ साथ आता है, और जैसे ही मानसून वापस चला जाता है ये सीजन भी खत्म हो जाता है। यहाँ पे हम ऐसी फसलें उगाते हैं जिन्हें पानी की ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि राइस, कॉटन, जूट, ईटीसी। राबी सीजन खरीफ सीजन के ठीक बाद आता है। यहाँ पे हम सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स यानी कि ऐसी क्रॉप जिन्हें ठंडे मौसम की जरूरत होती है वो उगाते हैं, जो अक्टूबर से नवंबर तक उगाई जाती हैं। अक्टूबर से नवंबर तक इन्हें बोया जाएगा, और मार्च अप्रैल में इन्हें काटा जाएगा, जैसे कि वीट है, ग्राम है, मस्टर्ड है, ईटीसी। थर्ड सीजन हमारे पास आ जाता है जैद सीजन। ठीक है, रबी सीजन एंड होते ही और खरीफ सीजन से थोड़ा पहले हमें थोड़ा टाइम मिलता है बीच में, तो उस बीच में हम कुछ अ, बेल वाले फल उगाते हैं, बेल वाली सब्जियां उगाते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, कुकुम्बर, ईटीसी। ठीक है, इस सीजन को हम बोलते हैं जैद सीजन। तो ये रबी सीजन के बाद और खरीफ सीजन से पहले का टाइम होता है। अच्छा, ये आपको याद रखना कि ज़ैद सीजन के लिए, ज़ैद कल्टीवेशन के लिए आपको इरिगेटेड लैंड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? अब आगे, ये तीनों सीजन आप समझ गए होंगे। आगे देखो, इन सदर्न इंडिया क्रॉपिंग सीजन्स आर नॉट शार्पली डिवाइडेड लाइक दिस। साउथ इंडिया में क्रॉपिंग सीजन्स होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे साल भर टेम्परेचर हाई रहता है, जिससे कि आप ट्रॉपिकल क्रॉप्स को ही साल भर उगा सकते हैं बार बार। जैसे आप साल भर राइस उगा सकते हैं बार बार। ठीक है, ऐसी क्रॉप्स जिन्हें गर्मी चाहिए होती है, जिसे हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, आप उन्हें साल भर उगा सकते हैं, साल में 3 बार उगा सकते हैं। ठीक है? अगर वहाँ पे अच्छा खासा सॉइल मॉइस्चर है, अगर वहाँ पे अच्छा खासा सॉइल में नमी है, तो आप हाई टेम्परेचर में एक ही फसल को, जैसे कि राइस को, साल में 3 बार उगा सकते हैं। विद सफिशिएंट मॉइस्चर द सेम क्रॉप कैन बी ग्रोन 3 टाइम्स इन अ ईयर। ठीक है, वही मैं आपको बता रहा था, अगर पानी अच्छा खासा आपके पास अवेलेबल है, इरिगेशन से है, चाहे किसी दूसरे वजह से है, तो आप एक ही फसल को साल में 3 बार उगा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा टाइप्स ऑफ फार्मिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा अगर अलग अलग पूछेगा। अगर इरिगेटेड फार्मिंग पूछेगा अकेला तो 3 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है, रेनफेड फार्मिंग पूछेगा तो 3 मार्क्स में पूछेगा, लेकिन अगर दोनों पूछी तो 5 मार्क्स में आपसे पूछी जाएंगी। तो कैसे, देखो कैसे क्वेश्चन बन सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर के सोर्स के बेसिस पे। ठीक है, मॉइस्चर के सोर्स के बेसिस पे, नमी कहाँ से आ रही है, पानी कहाँ से मिल रहा है, उसके सोर्स के बेसिस पे फार्मिंग दो तरीके की होती है। एक होती है इरिगेटेड फार्मिंग, और दूसरी होती है रेनफेड फार्मिंग। इसके नाम से ही पता चल रहा है, इरिगेशन में हम खुद पानी दे रहे हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले इरिगेटेड फार्मिंग पढ़ते हैं। इरिगेशन फार्मिंग वेराइज बाय पर्पस, ये दो तरीके की होती है इरिगेशन फार्मिंग, प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव। सबसे पहले प्रोटेक्टिव फार्मिंग क्या होती है, इट एड्स एक्स्ट्रा वाटर व्हेन रेनफॉल इज लो टू प्रिवेंट क्रॉप लॉस। जब बारिश कम हो जाएगी किसी सीजन में और फसल को ज्यादा पानी की जरूरत है, तो एक्स्ट्रा वाटर आप यहाँ पे फसल को देते हैं बाय इरिगेशन। ठीक है, इट फोकसेज ऑन कवरिंग द मैक्सिमम एरिया विद लिमिटेड वाटर। आप कम से कम पानी में ये कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर हो जाए, ज्यादा से ज्यादा एरिया को पानी मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि अगर बारिश कम हुई है तब हम इरिगेशन देंगे, तब हम पानी देंगे, अदरवाइज हम पानी नहीं देंगे। ये हो जाएगा प्रोडक्टिव इरिगेशन। दूसरा हमारे पास आ जाता है प्रोडक्टिव इरिगेशन। ये क्या कह रहा है, इट प्रोवाइड्स प्लेंटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग द क्रॉप सीजन फॉर हाई यील्ड्स। ठीक है, यहाँ पे हम अपने आप ही पानी दे रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा यील्ड आ सके, ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ सके। इट यूजेस मोर वाटर पर यूनिट एरिया देन प्रोडक्टिव इरिगेशन। प्रोटेक्टिव इरिगेशन में आप इतना पानी यूज नहीं करते, हालांकि प्रोडक्टिव इरिगेशन में आप बहुत ज्यादा पानी यूज करेंगे। ये आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए दोनों पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं, एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, वो वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। रेनफेड फार्मिंग क्या होती है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी फार्मिंग जो बारिश की हेल्प से की जा रही है, रेन की हेल्प से की जा रही है। देखो क्या कह रहा है, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू ड्राई लैंड एंड वेटलैंड बेस्ड ऑन सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, तो रेनफेड फार्मिंग भी दो तरीके की होती है, ड्राई लैंड रेनफेड फार्मिंग और वेटलैंड रेनफेड फार्मिंग। तो सबसे पहले ड्राई लैंड फार्मिंग देखते हैं। इट ऑकर्स इन एरिया विद लेस देन 75 सेंटीमीटर रेनफॉल। ऐसे एरियाज जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से रेनफॉल कम होती है एनुअल। ठीक है,
तो वहाँ पे किस तरीके की फार्मिंग होती है? ड्राई लैंड फार्मिंग होती है। यहाँ पे आपको हार्डी ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स लाइक रागी, बाजरा, मूंग, ग्राम, ग्वार ईटीसी उगाई जाती हैं। ऐसी क्रॉप्स उगाई जाती हैं जिन्हें सूखे से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो कम पानी में इजीली उगाई जा सकती हैं। इट यूजेस सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स। इस फार्मिंग में, ड्राईलैंड फार्मिंग में आप क्या करेंगे? सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन टेक्निक्स यूज करेंगे और दूसरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बारिश कम हो रही है तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पे करते हैं। सेकेंड हमारे पास आ जाएगी वेटलैंड फार्मिंग। इट हैपेंस वेयर रेनफॉल एक्सीड्स क्रॉप मॉइस्चर नीड्स। ये तब होगी जब रेनफॉल क्रॉप्स की नीड से ज़्यादा हो जाती है। जब फसल की ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो वहाँ पे हम बोलते हैं वेटलैंड फार्मिंग की जा रही है यहाँ पे। दीज रीजन्स में फेस फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन। यहाँ पे कभी भी फ्लड्स आ जाते हैं और ज़्यादा बारिश की वजह से हम सबको पता है सॉइल इरोजन भी होता है। यहाँ पे ऐसी फसलें उगाई जाती है जिन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि राइस, जूट, शुगरकेन एंड ईटीसी। और यहाँ पे एक्वाकल्चर भी प्रैक्टिस किया जाता है, यानी कि यहाँ पे फिशिंग, वो सारी चीज़ें, मछली वगैरह भी यहाँ पे पाली जाती है। अब आगे हमारे पास आ जाती है फूड ग्रेन्स और सबसे पहले आ जाती है हमारे पास सीरियल्स। तो सीरियल्स कवर अबाउट 54% ऑफ इंडियाज टोटल क्रॉप्ड एरिया। इंडिया में जितने एरिया पे क्रॉपिंग चल रही है, फसल उगाई जा रही है, उसका 54% पे हम लोग सीरियल्स उगा रहे हैं, अनाज उगा रहे हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस 11% ऑफ द वर्ल्ड सीरियल्स। पूरे वर्ल्ड का 11% सिर्फ इंडिया उगाता है और इस हिसाब से इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड है। पहले नंबर पे है चाइना और दूसरे नंबर पे है यूएसए। अब सीरियल्स में दो तरीके की ग्रेन्स होती हैं, दो तरीके का अनाज होता है। एक होता है फाइन ग्रेन्स यानी कि बारीक अनाज, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, और कोर्स ग्रेन यानी कि मोटा अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, ईटीसी। ठीक है, तो ये आपको दोनों पॉइंट ऊपर वाले एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं। सबसे पहले हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप आती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन्स आती है, वो है राइस। ये 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकती है, वैसे चांसेस 5 मार्क्स के हैं। तो सबसे पहले कह रहा है राइस इज द मेन स्टेपल फूड। सबसे ज्यादा खाए जाने वाला अनाज इंडिया में कौन सा है? राइस है। इट इज ग्रोन फ्रॉम सी लेवल अप टू अबाउट 2000 मीटर। ठीक है, इसे आप सी लेवल पे भी उगा सकते हैं और 2000 मीटर की हाइट तक आप इसे आराम से उगा सकते हैं पहाड़ों में। ठीक है, ये कह रहा है कि इट ग्रोज वेल इन ह्यूमिड ईस्टर्न स्टेट्स, ऑल्सो इन ड्राई इरिगेटेड एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। ये ऐसे एरियाज में बहुत अच्छे से उगता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी अच्छी खासी होती है, नमी अच्छी खासी होती है, जैसे हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे हमारा वेस्ट बंगाल हो गया। लेकिन इसके साथ साथ इरिगेटेड एरियाज में, जहाँ पे वैसे तो वो ड्राई स्टेट्स हैं लेकिन इरिगेशन की हेल्प से वहाँ पे खेती की जा रही है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे भी चावल उगाया जा रहा है अच्छा खासा। वेस्ट बंगाल साल में 3 क्रॉप्स उगाता है राइस की, औस, अमन एंड बोडो। ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। ठीक है, औस, अमन, बोडो क्या है? ये राइस की कैटेगरी है जो कि वेस्ट बंगाल में उगाई जा रही है। लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? सबसे ज्यादा इंडिया में जो चावल उगा रहा है वो है वेस्ट बंगाल। उसके बाद आ जाता है यूपी और पंजाब। ये आपको मैप के लिए भी याद रखना है, ये मैप में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। द यील्ड ऑफ राइस इज वेरी हाई इन इरिगेटेड एरियाज। ऐसे एरियाज जहाँ पे इरिगेशन आसानी से अवेलेबल है, वहाँ पे चावल की पैदावार अच्छी खासी होती है, जैसे पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, ईटीसी। और ऐसे एरियाज जो बारिश पे डिपेंडेंट हैं, जहाँ पे इरिगेशन इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे यील्ड यानी कि पैदावार कम है चावल की, जैसे कि एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ईटीसी। उसके बाद ये कह रहा है कि पंजाब एंड हरियाणा स्टार्टेड ग्रोइंग राइस ऑन अ लार्ज स्केल आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1970s। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960-70s में हुआ था, हम सबको पता है। उसके बाद ही पंजाब और हरियाणा ने चावल की खेती अच्छे खासे लेवल पे करनी शुरू की थी। ठीक है, हाई यील्ड्स आर ड्यू टू इम्प्रूव्ड सीड्स, हाई यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड अ ड्राई क्लाइमेट विच रिड्यूसेस पेस्ट अटैक्स। अभी जो अच्छी पैदावार हो रही है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, इसके कारण क्या क्या, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस? तो सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के सीड्स, दूसरा फर्टिलाइजर्स को भी अब हम यूज कर रहे हैं और पेस्टिसाइड्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा और पंजाब में जो क्लाइमेट है वो ड्राई है। अब ड्राई क्लाइमेट में क्या होता है, पेस्ट नहीं होते, कीट नहीं होते, जो कीड़े होते हैं फसल में लगने वाले, वो ड्राई क्लाइमेट में इतने ज्यादा नहीं होते, तो जिसकी वजह से अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। ह्यूमिड एरियाज में कीट ज्यादा लगते हैं फसल में, कीड़े ज्यादा लगते हैं फसल में, ये आपको याद रखना है। India produces 22.07% of the world's rice and ranks second after China। पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद किसका नंबर है? सेकंड नंबर पे हमारे इंडिया का है, जो वर्ल्ड का 22.07% चावल उगा रहा है।
1/4 ऑफ इंडियाज क्रॉप एरिया इज यूज फॉर राइस कल्टीवेशन। इंडिया में जितने एरिया पे खेती की जा रही है उसके 25% पे 1/4% पे राइस कल्टीवेशन यानी कि चावल की खेती की जा रही है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हीट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप। ठीक है, यूजेज 14% ऑफ इंडियाज क्रॉप एरिया। इंडिया में जितने एरिया पे खेती हो रही है उसके 14% पे गेहूं उगाई जा रही है, व्हीट उगाई जा रही है। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 12.8% ऑफ द वर्ल्ड्स व्हीट। पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो इंडिया 12.8% पूरे वर्ल्ड का व्हीट उगा रहा है। ये एक टेम्परेट क्रॉप है, यानी कि थोड़ा सा ठंडे मौसम में से उगाई जाती है। इट इज ग्रोन इन द विंटर सीजन, और हम सबको पता है विंटर सीजन में कौन सा सीजन होता है, रबी सीजन होता है। अबाउट 85% इज ग्रोन इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। अब वीट जो उगाई जा रही है पूरी इंडिया में, उसका 85% कहाँ पे उगाया जा रहा है, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में उगाया जा रहा है। यहाँ पे गंगा प्लेन्स में, मालवा प्लेटू में, हिमालयन एरियाज में, ठीक है। और 2700 मीटर की हाइट तक ये उगाई जा रही है गेहूं, आपको याद रखनी है। वीट इज मोस्टली इरिगेटेड, ज्यादातर इसे इरिगेशन के साथ ही उगाया जाता है। बट इन हिमालयन हाईलैंड्स, पार्ट ऑफ द मालवा प्लेटू इन मध्य प्रदेश, इट इज ग्रोन एज अ रेनफेड क्रॉप। ठीक है, कहीं कुछ इलाके ऐसे भी है जहाँ पे इसे बारिश की हेल्प से, रेनफॉल की हेल्प से भी उगाया जाता है। मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? सबसे नंबर 1 पे आता है यूपी। इंडिया में सबसे ज्यादा अगर वीट कहीं हो रहा है तो वो हो रहा है यूपी में, ये आपको मैप मैप के लिए याद रखना है। नंबर 1 वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? यूपी है। उसके अलावा एमपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान भी अच्छा खासा वीट उगाते हैं। स्टेट्स विद लो यील्ड, ठीक है, ऐसे एरिया जहाँ पे गेहूं की पैदावार कम है, वो कौन कौन से हैं? एमपी, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, ईटीसी। ज्वार, ठीक है, ज्वार या शोरगम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, 5.3% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया। इंडिया में खेती का 5.3% हम क्या उगा रहे हैं? ज्वार उगा रहे हैं। मेन फूड क्रॉप इन सेमी एरिड रीजन्स, ऐसे एरियाज जो सेमी एरिड हैं, मतलब जो ना तो ज्यादा सूखे ना बहुत ज्यादा बारिश वहाँ पे है, और हरियाली वहाँ पे है, सेमी एरिड एरियाज। ठीक है, वहाँ पे ये मेन फूड क्रॉप है, इसे बहुत खाया जाता है। जो हमारा जैसे सेंट्रल पार्ट हो गया, सदर्न पार्ट हो गया, यहाँ पे महाराष्ट्र प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज टोटल ज्वार आउटपुट। पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा ज्वार कहाँ पे उगाया जा रहा है? महाराष्ट्र में उगाया जा रहा है, 50% से ज्यादा। इन द सदर्न स्टेट्स इट इज ग्रोन इन बोथ द खरीफ एंड रबी सीजन। ठीक है, सदर्न स्टेट्स में यानी कि साउथ इंडिया में ये खरीफ सीजन में भी उगाई जाती है, यानी कि रेनफॉल वाले सीजन में भी उगाई जाएगी, और रबी सीजन यानी कि विंटर सीजन में भी उगाई जाएगी। इन द नदर्न इंडिया खरीफ क्रॉप इट इज यूज मोस्टली एज फॉडर। नॉर्थ इंडिया में यानी कि हमारा जो यूपी वाला एरिया होगा, यूपी हरियाणा पंजाब वाला एरिया होगा, वहां पे इसे हम खरीफ क्रॉप की तरह उगाते हैं। और ज्यादातर हम इसे खाने के लिए नहीं उगाते, चारे की तरह उगाते हैं। ठीक है, अपने जानवरों के लिए उगाते हैं, अपने जानवरों को चारा खिलाने के लिए इसे उगाते हैं। ठीक है, साउथ ऑफ द विंध्याचल रेंज, ठीक है, अगर ये हमारा इंडिया है, सॉरी यहाँ पे मैप अच्छे से नहीं बन पाएगा इतना। ठीक है, अगर ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे है हमारी विंध्यास और सतपुड़ा रेंज। ठीक है, अगर इसके साउथ की बात करें, इसके साउथ की बात करें तो ज्वार इज अ रेन फेड क्रॉप। यहाँ पे बारिश की हेल्प से, रेनफॉल की हेल्प से ज्वार को उगाया जा रहा है, और इस वजह से यहाँ पे जो यील्ड है, जो पैदावार है, वो कम है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्रॉप है, फूड ग्रेन है, वो है बाजरा। इट इज ग्रोन इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है, ऐसे एरियाज में उगाई जाती है। यानी कि हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न या वेस्टर्न इंडिया है, जैसे राजस्थान गुजरात वाला एरिया हो गया। इट कैन सर्वाइव ड्राई स्पेल्स एंड ड्रॉट्स, सूखे में भी ये उगाई जा सकती है। और इंडिया में टोटल क्रॉप एरिया का 5.2% पे हम लोग बाजरा उगा रहे हैं। इट कैन बी ग्रोन बोथ अलोन एंड एज अ पार्ट ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। आप इसे अकेले भी उगा सकते हैं, और मिक्स क्रॉपिंग यानी कि किसी दूसरी फसल के साथ भी उगा सकते हैं। और अभी जैसे कि इसने बताया कि हॉट और ड्राई क्लाइमेट में ये होती है, तो इसके लीडिंग प्रोड्यूसर कौन कौन हो जाएंगे? जैसे राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी एंड हरियाणा। द यील्ड ऑफ बाजरा हैज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर्स इन राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात। इन सारे स्टेट्स में पैदावार बढ़ी है ड्यू टू ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटीज एंड बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज। क्योंकि अब इन एरियाज में एक तो इरिगेशन अच्छी हो गई है, और दूसरा अब अच्छी किस्म के बीज भी यहाँ पे मिल रहे हैं बाजरा के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेज। ये फूड क्रॉप भी है, यानी कि ह्यूमंस भी इसे यूज करते हैं फूड में, और दूसरा ये फॉडर क्रॉप भी है, यानी कि जानवरों को खिलाने के लिए भी ये काम में आती है। 3.6% ऑफ इंडिया टोटल क्रॉप एरिया। इंडिया में खेती का 3.6% हम क्या उगा रहे हैं? मेज उगा रहे हैं, मक्का उगा रहे हैं।
इट इज ग्रोन इन सेमी एरिड क्लाइमेट्स, ऐसे एरिया जो कि सेमी एरिड हैं, ना तो बहुत ज्यादा हरियाली ना पूरी तरीके से सूखे हैं, ये वहां पे उगाई जा रही है। और ये पोर क्वालिटी सॉइल पे भी उगाई जा सकती है, यानी कि जो बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं है वहां पे भी आप इसे उगा सकते हैं। इट इज ग्रोन ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन इंडिया एक्सेप्ट इन पंजाब एंड ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये पूरे इंडिया में उगाई जा रही है, हालांकि पंजाब में इतनी ज्यादा ये नहीं उगाई जाती। ठीक है। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा मक्का उगाया जा रहा है, वो है कर्नाटका, एमपी, बिहार, ईटीसी। मेज यील्ड, मेज की पैदावार, मक्का की पैदावार ज्यादा है देन दोज ऑफ अदर कोर्स सीरियल्स। ठीक है, अदर जो दूसरा मोटा अनाज है उससे ज्यादा पैदावार होती है मेज की। द यील्ड इज हाईएस्ट इन द सदर्न स्टेट्स, सबसे ज्यादा अच्छी पैदावार इसकी सदर्न स्टेट्स में है। एंड बिकम्स लोअर इन द सेंट्रल रीजन्स, लेकिन सेंट्रल इंडिया में इसकी पैदावार कम होती जाती है। साउथ इंडिया में पैदावार ज्यादा है, सेंट्रल इंडिया में पैदावार कम है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पल्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक हो जाता है हमारे पास राइस, फिर आ जाता है व्हीट, और एक आ जाता है पल्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, की पार्ट ऑफ वेजिटेरियन फूड, जो वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए प्रोटीन का मेन सोर्स क्या होता है, पल्सेस होती है, यानी कि दाल होती है। लेग्यूम क्रॉप्स है, इट इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। ठीक है, ये सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती है, कैसे काम करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन से। हम नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, इसकी वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, इससे सॉइल फर्टाइल होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली एक्टिविटी से। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दाल उगाए जाने वाले कंट्रीज में से इंडिया भी एक है। और इंडिया के टोटल क्रॉप एरिया पे 11% पे क्या उगा रहे हैं, हम दालें उगा रहे हैं, यानी कि पल्सेस उगा रहे हैं। ठीक है, इंडिया में जितना हमारा क्रॉप एरिया है उसके 11% पे हम लोग दालें उगा रहे हैं। इट इज मेनली कल्टिवेटेड इन द ड्राई लैंड्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू के जो सूखे एरिया है जहाँ पे बारिश कम होती है वहां पे ये उगाई जा रही है। द सेंट्रल प्लेटू, यानी कि सेंट्रल पार्ट हमारा आ गया, ये सतपुड़ा और विंध्या वाला एरिया आ गया, एमपी वाला एरिया आ गया। एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न क्या क्या स्टेट्स आ गए हमारे, राजस्थान और गुजरात वाले एरिया आ गए। इट इज अ रेनफेड क्रॉप्स ग्रोन इन ड्राईलैंड्स, देयर यील्ड्स आर लो एंड वेराई फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये रेनफेड क्रॉप है, ठीक है, इरिगेटेड क्रॉप ये नहीं है, ये है रेनफेड क्रॉप, और ये सूखे इलाकों में उगाई जाती है। अब इस वजह से इसकी पैदावार कम है, और दूसरा कभी कम भी हो जाती है, कभी ज्यादा भी हो जाती है, ईयर टू ईयर वेराई करती है ये। ग्राम एंड तूर आर द मेन पल्सेस ग्रोन इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा ग्राम और तूर की दाल उगाई जा रही है, ये आपको याद रखना है। अगला आ जाता है हमारे पास ग्राम यानी कि चना, देख लेते हैं। इट इज ग्रोन इन सब ट्रॉपिकल रीजन्स एंड इज मेनली अ रेनफेड रबी क्रॉप। ठीक है, ये रबी क्रॉप है। ठीक है, क्योंकि सब ट्रॉपिकल एरियाज में इसे उगाई जा रही है, तो उसके नाम से ही पता चल रहा है कि रबी क्रॉप है, ठंडे एरियाज में इसे उगाई जाएगी, ठंडे मौसम में इसे उगाया जाएगा। इट इज ग्रोन इन सेंट्रल, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, यानी कि सेंट्रल इंडिया एमपी वाला एरिया हो गया हमारा, वेस्टर्न गुजरात वाला हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न हमारा राजस्थान और ऊपर पंजाब वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पे ये मेनली उगाई जाती है। और 2.8% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया, इंडिया में टोटल फसल का 2.8% हम क्या उगा रहे हैं, ग्राम उगा रहे हैं, चना उगा रहे हैं। इट नीड्स लाइट शावर्स और इरिगेशन टू ग्रो वेल, अगर आपको अच्छी पैदावार चाहिए चने की तो हल्की फुल्की बारिश चाहिए होती है इसे, या फिर आप इरिगेशन से भी काम चला सकते हैं जिससे इसकी फसल अच्छी हो जाएगी। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन ग्राम वॉज रिप्लेस बाय व्हीट इन हरियाणा, पंजाब एंड नॉर्थ नदर्न राजस्थान। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हरियाणा पंजाब में मेनली चना उगाया जा रहा था, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से यहाँ पे अब हम क्या उगा रहे हैं, मेनली व्हीट उगा रहे हैं। मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं ग्राम के, एमपी, यूपी एंड महाराष्ट्र। इट यील्ड रिमेन्स लो एंड अनस्टेबल, इसकी जो पैदावार है वो कम है, इवन इन इरिगेटेड एरियाज, चाहे आप इरिगेशन ही क्यों ना दे दें, तब भी इसकी जो यील्ड है, जो पैदावार है वो कम ही होती है। अगली हमारे पास आ जाएगी तूर, अरहर की दाल। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्स क्रॉप इंडिया में, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले कौन सी थी, ग्राम थी, और दूसरे नंबर पे क्या आ गई, तूर की दाल आ गई। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड ग्राम और पीजन पी, ये दोनों नाम भी इसी के हैं। इट इज ग्रोन अंडर रेनफेड कंडीशन, मोस्टली आप रेनफेड कंडीशन में इसे उगाते हैं, ड्राई रीजन्स में। ठीक है, सूखे इलाकों में उगाई जाती है, सेंट्रल और सदर्न इंडिया में। इंडिया में टोटल फसल का 2% पे हम क्या उगा रहे हैं, तूर की दाल उगा रहे हैं। महाराष्ट्र प्रोड्यूसेस अबाउट 1/3 ऑफ द इंडियाज टोटल तूर आउटपुट, महाराष्ट्र अकेला पूरे इंडिया का 1/3 ये दाल उगा रहा है, यानी कि लगभग 33% ये दाल उगा रहा है महाराष्ट्र अकेला।
Other major producers are UP, Karnataka, Gujarat and MP. The yield of tour is very low. इसकी पैदावार कम है and its performance varies greatly from year to year. और इसकी परफॉर्मेंस यानी कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो साल दर साल वेराई करती रहती है. कभी अच्छी फसल हो जाती है, कभी खराब फसल हो जाती है. अब अगला हमारे पास फूड ग्रेन्स हमने पढ़ ली. अगली हमारे पास आती है ऑयल सीड्स. अगली हमारे पास कैटेगरी है ऑयल सीड्स की. ठीक है. तो ऑयल सीड्स आर ग्रोन मेनली फॉर प्रोड्यूसिंग एडिबल्स ऑयल. ऐसे ऑयल जिन्हें आप खाते हैं, जिन्हें हम खाना बनाने में यूज करते हैं. ठीक है. मेनली हम वो वाले ऑयल सीड्स प्रोडक्शन कर रहे हैं. ऑयल सीड्स कवर अबाउट 14% ऑफ इंडिया टोटल क्रॉप एरिया. इंडिया में टोटल खेती का 14% पे हम ऑयल सीड्स उगा रहे हैं. द मेन ऑयल सीड्स क्रॉप्स आर ग्राउंडनट, रेपसीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर. ठीक है. मूंगफली हो गई, सरसों हो गई, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, इनके ऑयल सीड सबसे ज़्यादा उगाए जा रहे हैं इंडिया में. तो सबसे पहले ग्राउंडनट के बारे में पढ़ लेते हैं. ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है. ये कह रहा है इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 18.8% ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंडनट. पूरा वर्ल्ड जितना ग्राउंडनट उगा रहा है उसका 18.8% इंडिया उगा रहा है. 3.6% ऑफ इंडिया टोटल क्रॉप एरिया. इंडिया में जितनी एरिया पे फसल हो रही है उसका 3.6 ग्राउंडनट का है. इट इज मेनली अ रेनफेड खरीफ क्रॉप. मेनली ये बारिश पे डिपेंडेंट होती है और ये खरीफ क्रॉप है, यानी कि मानसून के सीजन में इसे उगाया जाता है. और कहाँ पे इसे उगाया जा रहा है? ड्राई लैंड्स में इसे उगाया जा रहा है. लेकिन इट इज ऑल्सो ग्रोन इन द रबी सीजन इन द साउथ. ठीक है. साउथ में यानी कि साउथ इंडियन स्टेट्स में इसे रबी सीजन में ठंडे मौसम में भी उगाया जाता है. मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं ग्राउंडनट के? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु. यील्ड इज हाईएस्ट इन तमिलनाडु. सबसे ज्यादा पैदावार इसकी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है. बिकॉज द क्रॉप इज पार्टली इरिगेटेड देयर. क्योंकि यहाँ पे इसे इरिगेशन मिल जाता है. इसकी पैदावार तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में कम है. तो ये हो गया हमारा ग्राउंडनट. इसके बाद आ जाती है हमारे पास सरसों. इट इंक्लूड्स राई, सरसों, तोड़िया, तारामीरा, ईटीसी. और टोटल इंडिया में जितना क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है उसका 2.5% पे हम लोग रेपसीड या मस्टर्ड उगा रहे हैं. सब ट्रॉपिकल क्रॉप है ये, यानी कि ठंडे मौसम में उगाई जाती है, यानी कि रबी सीजन में उगाई जाती है. और मेनली कहाँ पे उगाई जा रही है? नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब वाला जो एरिया है, और सेंट्रल पार्ट्स यानी कि एमपी वाला जो एरिया है वहाँ पे ये उगाई जा रही है. इट इज सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट. पाला पड़ने से ये खराब हो जाती है. और इसकी जो यील्ड है, इसकी जो पैदावार है, साल दर साल चेंज होती रहती है. विद इरिगेशन एंड बेटर सीड टेक्नोलॉजी देयर यील्ड हैव इम्प्रूव्ड. इसकी पैदावार लास्ट कुछ सालों में बढ़ी है. क्यों? क्योंकि अब अच्छी खासी इरिगेशन मिल रही है और दूसरा अच्छा बीज मिल रहा है. अबाउट 2/3 ऑफ द एरिया अंडर दीज क्रॉप्स इज इरिगेटेड. ये जो मस्टर्ड है इसका 2/3 एरिया इरिगेशन से चल रहा है. ठीक है. यानी कि 2/3 एरिया जो है इसे इरिगेशन मिल रहा है. बाकी 1/3 एरिया जो है वो रेनफेड है. ये आपको याद रखना है. राजस्थान प्रोड्यूसेस 1/3 ऑफ द इंडियाज रेपसीड एंड मस्टर्ड. राजस्थान अकेला पूरे इंडिया का 1/3 मस्टर्ड यानी कि सरसों उगाता है. द हाईएस्ट यील्ड्स आर फाउंड इन हरियाणा एंड राजस्थान. सबसे ज्यादा पैदावार इसकी कहाँ पे होती है? हरियाणा और राजस्थान में होती है. अगला हमारे पास आ जाते हैं सोयाबीन एंड सनफ्लावर. दो दो आ जाते हैं. ये कह रहे कि एमपी एंड महाराष्ट्र टुगेदर प्रोड्यूस अबाउट 90% ऑफ इंडिया सोयाबीन. ठीक है. एमपी और महाराष्ट्र ये दोनों स्टेट मिलके पूरे इंडिया का 90% सोयाबीन उगा रहे हैं. सनफ्लावर इज द मेनली ग्रोन इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड नियर बाय एरियाज ऑफ महाराष्ट्र. इट इज माइनर क्रॉप इन नदर्न इंडिया बट इट्स यील्ड इज हाई बिकॉज इट इज ग्रोन विद इरिगेशन. ठीक है. नदर्न इंडिया में इसे बहुत ज़्यादा हम नहीं उगाते, लेकिन इसकी पैदावार अच्छी है क्योंकि यहाँ पे इसे इरिगेशन मिल जाता है. सनफ्लावर की बात कर रहे हैं. ठीक है. अब आ जाता है हमारे पास फाइबर क्रॉप. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकती है. ठीक है. कॉटन आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है. तो पढ़ते हैं इसे. ये ट्रॉपिकल क्रॉप है, यानी कि गर्मी के मौसम में उगाई जाती है और खरीफ सीजन में उगाई जाती है. और कहाँ उगाई जा रही है? सेमी एरिड पार्ट्स में उगाई जा रही है. ऐसे एरियाज जहाँ पे हल्की फुल्की रेतीली जमीन है, जहाँ पे ना बहुत अच्छी बारिश होती है और ना जो बिल्कुल सूखे हैं. सेमी एरिड है. ठीक है. कह रहा है इंडिया ग्रोज बोथ शॉर्ट स्टेपल इंडियन कॉटन एंड लॉन्ग स्टेपल अमेरिकन कॉटन. इंडिया में शॉर्ट स्टेपल भी कॉटन उगाया जा रहा है और लॉन्ग स्टेपल कॉटन, ये ज़्यादा लंबे फाइबर वाला जो कॉटन है, ये भी उगाया जा रहा है. अब ये जो अमेरिकन कॉटन है इसका नाम हमने क्या दिया है? नरमा दिया है. इसका क्या नाम दिया है? नरमा.
नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में इस लॉन्ग स्टेपल कॉटन को हम क्या बोलते हैं? नरमा बोलते हैं। ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कॉटन उगाने में सेकंड नंबर पे आता है इंडिया और पहले नंबर पे आता है चाइना। 4.7% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री। ठीक है, इंडिया में जितने एरिया पे फसल हो रही है उसके 4.7% पे हम क्या उगा रहे हैं? कॉटन उगा रहे हैं। द थ्री मेजर कॉटन ग्रोइंग रीजन कौन कौन से हैं? थ्री मेजर कॉटन ग्रोइंग एरियाज कौन कौन से हैं इंडिया में? सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट यानी कि पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ वेस्ट नदर्न राजस्थान। दूसरा वेस्टर्न पार्ट इंडिया का, गुजरात और महाराष्ट्र। और सदर्न स्टेट्स में आ जाएंगे प्लेट्यूज ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये तीन मेजर एरियाज हैं जहाँ पे कॉटन उगाया जा रहा है। लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है कॉटन का? यह है गुजरात। ये आपको मैप के लिए याद रखना है। ठीक है, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है कॉटन का? गुजरात है। इसके अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी कॉटन अच्छा खासा होता है। कॉटन यील्ड्स आर हाई इन द इरिगेटेड एरियाज। ऐसे एरियाज में जहाँ पे इरिगेशन मिल जाती है इसे, वहाँ पे इसकी पैदावार अच्छी है। बट वेरी लो इन महाराष्ट्र इन रेनफेड कंडीशन। लेकिन ऐसे एरियाज जहाँ पे ये बारिश पे डिपेंडेंट है, रेनफेड पे डिपेंडेंट है, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, वहाँ पे इसकी पैदावार कम नजर आती है। ठीक है, तो ये कॉटन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद कर लेना है। अगला आ जाएगा हमारे पास जूट। इट इज़ यूज टू मेक क्लॉथ, बैग्स, सैक्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स। ठीक है, ये जो आपने बोरी देखी होगी, ये किससे बनती है? जूट से बनती है। ठीक है, इट इज़ अ कैश क्रॉप मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। ये कैश क्रॉप है। ठीक है, आप इसे सब्सिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं करते, आप इसे मार्केट में बेचने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और मेन कहाँ पे उगाया जा रहा है जूट? वेस्ट बंगाल में उगाया जा रहा है। ये आपको मैप के लिए याद रखना है, ये मैप में पूछा जाएगा क्वेश्चन। टुडे इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 3/5 ऑफ द वर्ल्ड जूट। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का 3/5 कौन उगा रहा है? इंडिया उगा रहा है, यानी कि लगभग 60% कौन उगा रहा है? इंडिया उगा रहा है। वेस्ट बंगाल अलोन प्रोड्यूसेस 3/4 ऑफ इंडियाज जूट। पूरे इंडिया का 75% जूट कौन उगा रहा है? वेस्ट बंगाल उगा रहा है। अदर इंपॉर्टेंट जूट ग्रोइंग स्टेट्स आर बिहार एंड असम। इन स्टेट्स में भी जूट को उगाया जाता है। जूट इज लिमिटेड टू फ्यू स्टेट्स। कुछ ही स्टेट्स में इसे उगाया जाता है, इसी वजह से ये पूरे क्रॉप्ड एरिया का सिर्फ 0.5% ही कवर कर पाता है पूरे इंडिया में। ठीक है, आगे आ जाएगा हमारे पास शुगर केन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है शुगर केन। इट इज़ अ ट्रॉपिकल क्रॉप, यानी कि गर्म मौसम में उगाई जाती है, खरीफ सीजन में उगाई जाएगी, बारिश के सीजन में उगाई जाएगी, मोस्टली विद इरिगेशन इन इंडिया। ठीक है, ये इरिगेशन के साथ उगाई जाती है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन यूपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात। मेनली इसे कब उगाई जाती है, कहाँ कहाँ उगाई जाती है? यूपी में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। यूपी आपको याद रखना है क्योंकि ये मैप में आपसे पूछा जाने वाला है क्वेश्चन कि इंडिया में सबसे ज़्यादा या लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है शुगर केन का? तो कौन है? यूपी है, आपको याद रखना है। कह रहा है इन सदर्न इंडिया शुगर केन इज ग्रोन इन द इरिगेटेड एरियाज ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। साउथ इंडिया में भी शुगर केन को उगाया जाता है, लेकिन इरिगेटेड एरियाज में उगाया जाता है इन सारी स्टेट्स के। इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड इन 2018 आफ्टर ब्राजील। ब्राजील वर्ल्ड में नंबर 1 प्रोड्यूसर है शुगर केन का, और दूसरे नंबर पे हमारा था इंडिया, जो कि वर्ल्ड का 19.7% शुगर केन उगा रहा था। इट कवर्स ओनली 2.4% ऑफ इंडियाज क्रॉप्ड एरिया। टोटल क्रॉप्ड एरिया का 2.4% ये कवर करता है। शुगर केन यील्ड्स आर लो इन नदर्न इंडिया कंपेयर टू द साउथ एंड वेस्ट। ठीक है, नदर्न इंडिया में इसकी यील्ड, इसकी पैदावार कम है। ज़्यादा पैदावार आपको इसकी कहाँ देखने को मिलेगी? सदर्न स्टेट्स में और वेस्टर्न स्टेट्स में, यानी कि महाराष्ट्र वाले एरिया में। आगे है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप जिसका नाम है टी। ठीक है, तो कह रहा है टी इज अ प्लांटेशन क्रॉप। ये प्लांटेशन क्रॉप है और बेवरेज बनाने के लिए, यानी कि पीने वाली चीजें बनाने के लिए इसे यूज किया जाता है, चाय बनाई जाती है इससे। इट कंटेन्स कैफीन एंड टेनिन। ठीक है, इसमें कैफीन भी होता है और टेनिन भी होता है। इट ओरिजिनली केम फ्रॉम द हिल्स ऑफ नदर्न चाइना। ओरिजिनली ये कहाँ से आई थी? नदर्न चाइना से आई थी। टी ग्रोज वेल ऑन हिली स्लोप्स, वेल ड्रेन सॉइल्स एंड इन ह्यूमिड सब ह्यूमिड क्लाइमेट्स। कहाँ कहाँ पे ये उगाई जाती है? हिली स्लोप्स पे। ठीक है, हिल एरियाज में उगाई जाएगी। इसके अलावा ऐसी सॉइल ऐसे चाहिए जिसे अच्छी खासी नमी हो, जिसमें अच्छी खासी नमी हो, जिसमें अच्छा खासा पानी मिलता हो, और ह्यूमिड एरियाज में इसे ह्यूमिडिटी भी अच्छी खासी चाहिए होती है। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। टी प्लांटेशन इन इंडिया बिगेन इन द 1840s इन द ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम। इंडिया में टी प्लांटेशन शुरू हुई थी असम में, और कब शुरू हुई थी? 1840s में शुरू हुई थी।
लेटर इट स्प्रेड इन वेस्ट बंगाल एंड इन तमिलनाडु। बाद में वेस्ट बंगाल में भी टी प्लांटेशन शुरू होती है और तमिलनाडु में भी टी प्लांटेशन शुरू होती है। इंडिया प्रोड्यूसेस 21.22% ऑफ द वर्ल्ड टी। पूरे वर्ल्ड का 21.22 कौन प्रोड्यूस कर रहा है? टी का इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आफ्टर चाइना। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? टी चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है और उसके बाद कौन एक्सपोर्ट कर रहा है? इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। असम ग्रोज 53.2% ऑफ इंडियाज टी एरिया। पूरे इंडिया में जितनी टी हो रही है उसका 53.2 यानी कि आधे से ज्यादा कहाँ पे उगाई जा रही है? असम में उगाई जा रही है। ये आपको मैप के लिए भी याद रखनी है। वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु आर अदर मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। इसके अलावा वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में भी अच्छी खासी चाय उगाई जाती है। अगली हमारे पास आ जाती है कॉफी। ये एक ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है। इट इज यूज टू प्रिपेयर अ बेवरेज। वही चाय की तरह ये बेवरेज क्रॉप है और प्लांटेशन क्रॉप है, आपको याद रखनी है, ठीक है, ट्रॉपिकल। इसकी मेन वैरायटीज कौन कौन सी इंडिया में उगाई जाती हैं? अरेबिका, रोबस्टा, लिबरिका। और इंडिया में मेनली हम उगा रहे हैं अरेबिका क्योंकि इसकी क्वालिटी सुपीरियर होती है और दूसरे इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग कौन सी क्वालिटी उगा रहे हैं? टी की अरेबिका उगा रहे हैं। इंडिया में टोटल देखो क्या कह रहा है, इंडिया प्रोड्यूसेस ओनली अबाउट 3.17% ऑफ द वर्ल्ड कॉफी। पूरे वर्ल्ड में जितनी कॉफी उगाई जा रही है उसका सिर्फ 3.17% हम उगा रहे हैं और इस मामले में हम 8th पोजीशन पे आते हैं इन 2018 के हिसाब से। इट इज ग्रोन इन द वेस्टर्न घाट्स इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये मेनली यहाँ पे उगाई जाती है। कर्नाटका प्रोड्यूसेस मोर देन 2/3 ऑफ इंडियाज टोटल कॉफी आउटपुट। पूरे इंडिया में जितनी कॉफी उगाई जा रही है उसका 2/3 कौन उगा रहा है? कर्नाटका उगा उगा रहा है, यानी कि 66% लगभग। ठीक है, ये आपको मैप के लिए भी याद रखना है कि इंडिया में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है कॉफी का? कर्नाटका है। ये आपको मैप के लिए याद रखना है, पूछा जाएगा आपसे मैप में। अब आगे क्या है हमारे पास? एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए क्या क्या स्कीम्स, क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, पार्टीशन के टाइम पे इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इरिगेटेड लैंड का कहाँ पे चला गया? पाकिस्तान के पास चला गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट एम टू इंक्रीज फूड ग्रेन्स। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारी कोशिशें की कि जिससे फूड ग्रेन्स को बढ़ाया जाए। और क्या क्या तरीके अपनाए उन्होंने? दे शिफ्ट फ्रॉम कैश क्रॉप्स टू फूड क्रॉप्स। उन्होंने कैश क्रॉप्स उगाना कम कर दिया और फूड क्रॉप्स को उगाना ज्यादा कर दिया। बाय इंक्रीजिंग क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑन एग्जिस्टिंग फार्मलैंड। जिन खेतों पे पहले से ही खेती की जा रही थी अब उस पर प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ब्रिंगिंग कल्टिवेबल एंड फैलो लैंड अंडर कल्टिवेशन। ऐसे लैंड जो पहले खाली पड़े हुए थे उसे हमने कल्टिवेशन करना शुरू कर दिया उन लैंड पे भी। तो इन 3 तरीकों से हमने क्या करने की कोशिश की? फूड ग्रेन्स को बढ़ाने की कोशिश करी। दिस स्ट्रेटजी इंक्रीज फूड ग्रेन आउटपुट एट फर्स्ट बट प्रोडक्शन स्टैग्नेटेड इन द लेट 1950s। स्टार्टिंग में तो इससे फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा लेकिन 1950s के बाद से फिर से प्रोडक्शन एज इट इज हो गया। To improve agriculture, the government launched IADP, Intensive Agricultural District Program, and IAAP, Intensive Agricultural Area Program। ठीक है, ये आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ये कुछ प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाए थे जिससे कि फूड ग्रेन्स को बढ़ाया जा सके, उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। Two severe droughts in the mid 1960s led to a food crisis, and India had to import food grains from the other countries। ठीक है, तो 2 बार सूखा पड़ा था मिड 1960s के डिकेड में और इसकी वजह से क्या हुआ था? हमारे यहाँ फूड ग्रेन्स कम हो गई थी, फूड क्राइसिस पड़ गया था हमारे यहाँ। एक तरीके से खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी और इस वजह से इंडिया को बाहर से फूड ग्रेन्स, बाहर से अनाज मंगाना पड़ा था। ठीक है, और अगला हमारे पास टॉपिक आता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में ग्रीन रेवोल्यूशन। 5 मार्क्स में देखने को मिलेगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। आपने इसे क्लास 9th में भी पढ़ा है, आपने इसे क्लास 10th में भी पढ़ा है। ठीक है, कह रहा है बाय द मिड 1960s न्यू हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट फ्रॉम मैक्सिको एंड राइस फ्रॉम द फिलीपींस बिकेम अवेलेबल। हमने मैक्सिको से व्हीट का एक बीज मंगाया और फिलीपींस से राइस का बीज मंगाया जो कि बहुत ज्यादा पैदावार वाला था। ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटीज थी ये। दिस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। सबसे पहले इन वैरायटीज को, इन बीजों को हमने कहाँ पे दिया? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, इन सारे स्टेट्स में दिया। India adopted these HYVs along with chemical fertilizers and irrigation known as package technology। अब ये जो यील्ड थी, ये जो बीज की वैरायटी थी,
इसके साथ-साथ हमें फर्टिलाइज़र्स भी चाहिए थे और इरिगेशन भी अच्छी खासी चाहिए थी। इस सारी के सारी चीज़ों को, इस सारे के सारे पैकेज को हम क्या बोलते थे? पैकेज टेक्नोलॉजी बोलते थे। इट एनकरेज द ग्रोथ ऑफ एग्रो इनपुट इंडस्ट्रीज, एग्रो प्रोसेसिंग एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत सारी चीजें हुई। एक तो ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे एग्रीकल्चर का माल यूज होता था, वो बढ़ी। दूसरा एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बढ़ी, जहाँ पे वही एग्रीकल्चर वाले रॉ मटेरियल यूज होते थे। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी इंक्रीज होती हैं, बढ़ती हैं। इंडिया बिकेम सेल्फ रिलायंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। और इसके बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से आज तक भी हमें बाहर से फूड मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी है, बाहर से अनाज मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। एक टाइम था जब हम लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन आज एक टाइम आ गया है जब हम लोग एक्स्ट्रा खाने की वजह से मर रहे हैं। ठीक है। In the beginning, it benefited only irrigated areas, but after the 1970s, it spread to eastern and central India. स्टार्टिंग में सिर्फ हमने इसे वहीं उन्हीं एरियाज में रखा जहाँ पे इरिगेशन अच्छी खासी थी, लेकिन 1970s के बाद से ये ईस्टर्न स्टेट्स में भी और सेंट्रल स्टेट्स में भी पहुंचाया गया। ठीक है, ये जो हाई यील्डिंग वैरायटीज थी। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है फॉर द बोर्ड्स। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने कोशिश करी। एक है हमारे पास द प्लानिंग कमीशन इन द 1980s। अच्छा, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना तो है ही। इन द 1980s द प्लानिंग कमीशन फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग रेनफेड एग्रीकल्चर। अभी जो प्लानिंग कमीशन आया 1980s वाला, प्लानिंग कमीशन क्या होता है? योजना आयोग, जिसका नाम बदल के अब हमने क्या कर दिया है? इसका नाम बदल के अब हमने क्या कर दिया है? नीति आयोग कर दिया है। ठीक है। ये हर 5 साल में बनता है, और हर 5 साल में क्या-क्या चीज़ें हम इंडिया की इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए करेंगे, ये वो सारी चीज़ें तय करता है। तो 1980s में जो प्लानिंग कमीशन आया, इसने ये कहा कि भई हम एग्रीकल्चर पे फ़ोकस देंगे इस बार, और कौन सा एग्रीकल्चर पे? रेनफेड एग्रीकल्चर पे, जो कि मौसम पे डिपेंडेंट रहता है। ठीक है? एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग 1988 वाज स्टार्टेड टू प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, 1988 में एक प्लान शुरू किया गया जिसे कहा गया एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग। ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। इट इनकरेज डाइवर्सिफिकेशन इनटू डेयरी, पोल्ट्री, हॉर्टिकल्चर, लाइवस्टॉक एंड एक्वाकल्चर। इन्होंने कहा कि सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंडेंट मत रहो, इसके साथ साथ आप डेयरी भी कर सकते हो, पोल्ट्री फार्मिंग भी कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर, ईटीसी, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये प्लानिंग कमीशन ने कुछ प्रपोजल्स दिए थे, कुछ कोशिश थी इंडिया के एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की। अगला हमारे पास ये बॉक्स में ये कुछ चीज़ें दी हुई है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब ये क्या है? इसका मेन एम क्या है? टू मेक फार्मिंग प्रोडक्टिव, फार्मिंग को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सके, सस्टेनेबल बनाया जा सके, जिससे कि लैंड को ज़्यादा नुकसान ना हो, नेचर को ज़्यादा नुकसान ना हो। इसे फार्मिंग को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाया जा सके और क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाया जा सके, जिससे क्लाइमेट की वजह से एग्रीकल्चर को ज़्यादा फर्क ना पड़े। इट प्रमोट्स लोकेशन स्पेसिफिक फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, लोकेशन के हिसाब से ये आपको फार्मिंग की टेक्निक्स बताएगा। ठीक है, अलग अलग एरिया में वहाँ पे ये सॉइल देखेगा कि यहाँ की सॉइल कैसी है, इस सॉइल में मॉइस्चर कैसा है, उसके हिसाब से ये आपको बताएगा कि आपको यहाँ पे क्या उगाना चाहिए, और आप इस सॉइल को फिर से फर्टाइल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। द गवर्नमेंट सपोर्ट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्रू स्कीम्स लाइक परंपरागत कृषि विकास योजना एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। ठीक है, इन दोनों स्कीम के हेल्प से हम लोग क्या प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि जैविक खेती, केमिकल्स को कम यूज करो और ऑर्गेनिक फार्मिंग ज्यादा करो। एक हमारे पास बॉक्स में एक और चीज दी हुई है, फार्मर्स पोर्टल ऑफ इंडिया। इसे भी देख लेते हैं। इट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट गिव्स फार्मर्स ऑल काइंड ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन है ये। ठीक है, आप इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरीके से। ठीक है, उस ऐप पे अपनी सॉइल के बारे में डालेंगे, अपनी फसल के बारे में डालेंगे, तो ये आपको बहुत सारी चीजें दे देगा, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। इट ऑल्सो टेल यू अबाउट इंश्योरेंस, स्टोरेज, क्रॉप सीड, पेस्टिसाइड, मशीन, फर्टिलाइजर्स। फार्मर्स कैन ऑल्सो चेक मार्केट प्राइसेस, स्कीम, सॉइल फर्टिलिटी, ट्रेनिंग एंड स्टोरेज, ईटीसी। ठीक है, तो एक तरीके से ये एक ऐप है जो फार्मर्स को हेल्प करेगी ज़्यादा अच्छे प्राइस दिलाने में, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, कौन सी फसल उगानी चाहिए, क्या उगाना चाहिए, क्या डिमांड चल रही है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला और ये वाला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि प्लानिंग कमीशन आप पढ़ लेना। अब बात करते हैं कि इंडियन जो एग्रीकल्चर है वो क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करता है। ये लास्ट जो हमारा बोर्ड हुआ था 2025, उसमें ये पूछा था बोर्ड में।
ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर की मेजर प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं? तो सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिपेंडेंस ऑन एरिटिक मॉनसून। मॉनसून पे ही जो डिपेंडेंट रहते हैं हमारे एग्रीकल्चर, हमारे जो फार्मर्स भाई हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, ये एग्रीकल्चर पे मॉनसून पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। देखो क्या कह रहा है, ओनली 33% लैंड इज इरिगेटेड। सिर्फ 33% लैंड पर ही इरिगेशन अवेलेबल है। बाकी जितना भी लैंड है जहाँ पे खेती की जा रही है वो किस पे डिपेंडेंट रहता है? रेनफॉल पे डिपेंडेंट रहता है। राजस्थान एंड अदर ड्रॉट प्रोन एरियाज गेट वेरी लो एंड अनरिलायबल रेनफॉल। इन सारे एरियाज में बारिश बहुत कम होती है। इवन हाई रेनफॉल एरियाज आर प्रोन टू ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। हालांकि ऐसे एरियाज जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है वहां पे भी कभी सूखा देखने को मिल सकता है, कभी बाढ़ देखने को मिल सकती है, तो इससे भी फसल को नुकसान हो जाता है। लो रेनफॉल रीजन्स ऑफन सफर ड्रॉट्स बट कैन ऑल्सो फेस सडन फ्लड्स। ऐसे एरियाज जहाँ पे बारिश कम रहती है वहाँ पे ज़्यादातर सूखा पड़ा रहता है, लेकिन कभी कभी वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स भी देखने को मिल सकती हैं, जैसे इस बार हमें पंजाब में देखने को मिली थी। ड्रॉट्स एंड फ्लड्स रिमेन द मेजर प्रॉब्लम्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। ये जो कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडियन एग्रीकल्चर की यही है। दूसरा दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर की वो है लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी यानी कि पैदावार आज भी बहुत कम है। क्रॉप यील्ड इन इंडिया आर लोअर देन अदर कंट्रीज लाइक यूएस, रशिया एंड जापान बिकॉज टू मैनी पीपल डिपेंड ऑन लिमिटेड लैंड, हैंस लेबर प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी लो। अब छोटे से जमीन के टुकड़े पे पूरा परिवार खेती कर रहा है, तो जिसकी वजह से लेबर प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। लार्ज रेनफेड ड्राईलैंड एरियाज हैव पुअर यील्ड्स ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन। ये जो ड्राई लैंड है जहाँ पे बारिश कम होती है और यहाँ पे इरिगेशन भी कम है, तो यहाँ पे पैदावार भी कम हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है कंस्ट्रेंट्स ऑफ फाइनल रिसोर्सेज एंड इनडेटेडनेस। ठीक है, एक तो पैसा नहीं है, दूसरा अगर फसल खराब होगी तो जो हमारा किसान है वो कर्जे में दब जाएगा। देखो क्या कह रहा है, मॉडर्न फार्मिंग नीड्स कॉस्टली इनपुट्स। अभी जो मॉडर्न फार्मिंग है, अगर आपको ये करनी है तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। ये जो अच्छे क्वालिटी के जो बीज आते हैं इनके लिए पैसा चाहिए, और अच्छी क्वालिटी के बीज से अगर पैदावार अच्छी चाहिए तो आपको इरिगेशन भी चाहिए होगा, फर्टिलाइजर्स भी चाहिए होंगे, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए होंगे, तो बहुत पैसा लगना होता है इनमें। तो फार्मर्स टेक लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड मनी लेंडर्स टू मैनेज एक्सपेंसेस। अब ऐसे में ये फार्मर्स क्या करते हैं, बैंक से या मनी लेंडर से पैसे ले लेते हैं। अब बड़े किसान ऐसा करें उनके लिए तो ठीक है, लेकिन छोटे किसान कई बार क्या हो जाता है, फंस जाते हैं। कैसे फंसेंगे देखो, व्हेन क्रॉप्स फेल और रिटर्न्स आर लो दे कैन नॉट रीपे एंड दिस लीड्स टू हैवी इंडेटेडनेस। ठीक है, या तो फसल खराब हो गई या फिर पैदावार बहुत कम हुई, तो इसकी वजह से क्या होगा, इन्होंने जो लोन लिया था ये उस लोन को वापस नहीं चुका पाएंगे और कर्जे में फंस जाएंगे। तो दूसरी थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि एक तो पैसा नहीं है और दूसरा कर्जे में दबे जा रहे हैं किसान। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ जाती है, लैंड रिफॉर्म्स। हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म्स बहुत टाइम से नहीं हुई हैं। देखो क्या है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल लैंड वॉज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पेजेंट्स वर हैवीली एक्सप्लॉइटेड। ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो लैंड था, जो जमीन थी, वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। ज्यादातर जमीनें किसी एक दो लोगों के हाथ में ही थी। गांव के एक दो लोग जो होते थे, जो पावरफुल आदमी होते थे, उनके पास सारी जमीन होती थी उस गांव के आसपास की। ठीक है, और जो छोटे मोटे किसान थे, जो छोटे मोटे पेजेंट्स थे, उन्हें बहुत ज्यादा उन पर अत्याचार किया जा रहा था। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स लाइक महलवाड़ी, रियोतवाड़ी एंड जमींदारी, ये तीनों सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे। ये क्लास 8th की ज्योग्राफी में हम सॉरी हिस्ट्री में हमने पढ़ा है, और 12th की हमारी जो हिस्ट्री है उसमें भी है ये तीनों। तो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे ये तीनों के तीनों, और इसमें से जो जमींदारी सिस्टम था ये सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाला था, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव था। आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म्स वर प्लान्ड बट नॉट इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। हालांकि इंडिपेंडेंस के बाद हमने लैंड रिफॉर्म करने की कोशिश तो करी, जमींदारी को ये जो प्रॉब्लम थी, रेवेन्यू प्रॉब्लम थी, जमींदारी वाली प्रॉब्लम थी, इसे सुधारने की कोशिश करी, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उतने अच्छे तरीके से। स्टेट गवर्नमेंट अवॉइडेड स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट पावरफुल लैंडलॉर्ड ग्रुप्स। अब जो गवर्नमेंट थी ये भी पावरफुल लोगों के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेती थी, उनसे डरती थी। एज अ रिजल्ट अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टिल रिमेन्स विच हर्ट्स एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। और आज की डेट में भी क्या है, अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन देखने को हमें मिलता है। किसी के पास बिल्कुल जमीन नहीं है और किसी के पास जरूरत से ज्यादा जमीन है, बहुत ज्यादा जमीन है। अगली हमारे पास प्रॉब्लम वही इससे पहले वाली से रिलेटेड है, स्मॉल फार्म फार्म साइज एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। खेतों का साइज जो है बहुत छोटा छोटा है। ठीक है, लोगों के पास जमीनें नहीं है, छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं, बस इस तरीके से समझ लो। कह रहा है इंडिया हैज मैनी मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। बहुत छोटे छोटे किसान हैं इंडिया में, एंड देयर लैंड होल्डिंग्स आर बिकमिंग स्मॉलर। और इनकी जो जमीन है ये और कम होती जा रही है ड्यू टू राइजिंग पॉपुलेशन।
कह रहे हैं सम स्टेट्स हैव नेवर डन लैंड कंसोलिडेशन एंड इन अदर स्टेट्स कंसोलिडेशन नीड्स टू बी रिपीटेड। कुछ स्टेट्स में अभी तक लैंड कंसोलिडेशन हुआ ही नहीं है और दूसरे स्टेट जहाँ पे हुआ था उन्हें फिर से ऐसा करने की जरूरत है। अभी लैंड कंसोलिडेशन क्या होता है, जब हम छोटे छोटे जमीन को टुकड़ों को ऐसे वापस करके जोड़ देंगे और एक बड़ा जमीन का टुकड़ा बन जाएगा, तब उसे हम कहेंगे लैंड कंसोलिडेशन। तो ये फिर से करने की जरूरत है। एज अ रिजल्ट स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड पार्सल्स रिड्यूस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फार्मिंग। अब इतनी छोटी सी जमीन के टुकड़े पे अगर आप खेती कर रहे हैं तो उससे कितना प्रॉफिट होगा, ना के बराबर होता है। ठीक है, अगली हमारे पास प्रॉब्लम है लैक ऑफ कमर्शलाइजेशन। मैनी फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स मेनली फॉर सेल्फ कंजप्शन। अब जमीन थोड़ी सी है, जमीन के टुकड़े छोटे छोटे से हैं हमारे पास, तो आप सेल्फ कंजप्शन के लिए ही उस पर खेती कर सकते हैं, मार्केट पे बेचने के लिए नहीं कर सकते उस पे। ठीक है, मॉडर्न एंड कमर्शियल फार्मिंग इज सीन मोस्टली इन इरिगेटेड एरियाज नॉट इन रेनफेड रीजन्स। और दूसरी चीज ये कि जो कमर्शियल फार्मिंग है ये ऐसे एरियाज में आपको नजर आ रही है जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। रेनफेड एरिया में आज की डेट में भी ये जो कमर्शियल फार्मिंग है मार्केट के लिए फार्मिंग नहीं की जा रही है। अगली हमारे पास प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में बहुत ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट है, खासकर ऐसे एरियाज में जहाँ पे इरिगेशन नहीं है। 4 to 8 months ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे एरियाज में हमें जो किसान है, हमारे किसान भाई है, वो 4 से 8 महीने तक खाली बैठे रहते हैं। इवन इन क्रॉपिंग सीजन वर्क इज लिमिटेड। हालांकि जब फसल उगाने का सीजन आता है तब भी काम ना के बराबर ही होता है। अगली हमारे पास प्रॉब्लम है डिग्रेडेशन ऑफ कल्टीवेबल लैंड। अभी जो खेती करने वाली जो जमीन है ये डिग्रेड होता जा रहा है, इसकी क्वालिटी खराब होती जा रही है। देखो क्या कह रहा है, ओवर इरिगेशन एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैव कॉज सीरियस लैंड डिग्रेडेशन। ये आप बहुत ज़्यादा आप अगर इरिगेशन करते जा रहे हैं और फार्मिंग करते जा रहे हैं, इससे भी लैंड डिग्रेड हो रहा है। सॉइल सफर फ्रॉम सैलिनिटी एल्कलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग। ठीक है, सैलिनिटी यानी कि सलाइन, इसमें सॉल्ट बढ़ जाता है, एल्कलाइन हो जाती है जो सॉइल है। दूसरा जमीन जमीन पे जगह जगह पानी खड़ा होने लगता है, इससे क्या हो जाएगा, फर्टिलिटी लॉस होने लगती है। पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स हैव मेड द सॉइल टॉक्सिक। अब हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, यानी कि केमिकल यूज़ कर रहे हैं सॉइल पे, तो इससे सॉइल टॉक्सिक होती जा रही है, जहरीली होती जा रही है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स एंड फेलो पीरियड्स हैव डिक्लाइंड रेड्यूसिंग नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहले जो था लेग्यूमिनस क्रॉप्स उगाई जा रही थी, यानी कि पल्सेस उगाई जा रही थी। बहुत टाइम के लिए हम लैंड्स को खाली छोड़ दे रहे थे, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, लेकिन अब वो कम हो गया है। अब हम लैंड को रिलैक्स होने का टाइम दे ही नहीं रहे हैं, जिससे क्या हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली जो एक्टिविटी थी वो कम हो गई है अब। रेनफेड एरियाज फेस सॉइल इरोजन बाय वाटर एंड विंड। इसके अलावा सिर्फ उन्हीं एरियाज में प्रॉब्लम नहीं है जहाँ पे बारिश कम होती है, ऐसे एरियाज में जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है वहाँ पे भी सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो उससे भी सॉइल इरोजन होता है। लास्ट हमारे पास एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इस चैप्टर से मैप भी पूछे जाते हैं और एक मैप 100% पूछा जाएगा। तो 1 मार्क्स से हमारा बहुत आसान है, बहुत फ्री का ये 1 नंबर है। तो देखो कैसे पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस। इंडिया में राइस सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन कहाँ पे होया जा रहा है? वेस्ट बंगाल में किया जा रहा है। व्हीट सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जा रहा है? यूपी में। कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जा रहा है? गुजरात में। जूट वेस्ट बंगाल में। शुगरकेन फिर से यूपी में। टी कहाँ पे उगाई जा रही है सबसे ज़्यादा? असम में उगाई जा रही है। और कॉफ़ी कर्नाटका में उगाई जा रही है सबसे ज़्यादा। तो ये मैप आपको प्रिंट करा लेना है और इसकी एक पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप सारे मैप्स, जितने भी मैप्स ज्योग्राफी से आने वाले हैं, उस पीडीएफ में दिए हुए हैं। आप बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं उन्हें। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा-सा लेंथी चैप्टर था लेकिन इम्पोर्टेंट भी बहुत है। ठीक है? तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।